सियासी खबर के साथ उत्तर भारत के लोगों के खिलाफ नफरत और हिंसा की राजनीति करने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने एक बार फिर भाषा के नाम पर जहर उगल दिया है। चुनाव महाराष्ट्र में हो रहा है, लेकिन राज ठाकरे निशाना बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को बना रहे हैं। रविवार को एक रैली में राज ठाकरे ने भाषा को लेकर बेहद आपत्तिजनक बयान दिया और ये कहा कि हिंदी बिहार उत्तर प्रदेश की भाषा नहीं है। अगर ये लोग हम पर भाषा थोपने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें लात मारेंगे। राज ठाकरे ने कहा कि बिहार की भाषा भोजपुरी मैथिली है, उत्तर प्रदेश की भाषा अवधी है, न कि हिंदी है। और उनके इसी बयान को लेकर चर्चा पुरजोर तरीके से की जा रही है। उत्तर प्रदेश आणि बिहार यांच्यासारखी राज्य निर्माण करून हे बघा, हे पुस्तक आहे भाषिक राज्य पुनर्रचना मीमांसा। आपल्याला कुठे मिळालं तर आपण जरूर वाचा। उत्तर प्रदेश आणि बिहार यांच्यासारखी राज्य निर्माण करून राज्य पुनर्निर्माण मंडळाने केवळ तौलनिक विषमता निर्माण केली एवढेच नव्हे, तर उत्तर भारत आणि दक्षिण भारताचे दोन तट निर्माण केले। उत्तर भारतात हिंदी भाषेचं प्राबल्य आहे, उलट दक्षिण भारतात हिंदीशी संबंध नसलेल्या भाषा बोलल्या जातात। मला खरं तर आपल्याला सांगायचं आहे की यूपीच्या आणि बिहारच्या लोकांनी पहिल्यांदा नीट समजून घ्या, बाबांनो, हिंदी ही तुमची पण भाषा नाही। यूपीच्या लोकांची भोजपुरी भाषा आहे, बिहारच्या लोकांची मैथिली भाषा आहे, अवधी भाषा आहे। हिंदी भाषा तुमची पण नाही आहे। माझा कुठच्या भाषेवर राग नाही, परंतु तुम्ही आमच्यावरती लादणार असाल तर लाथच मारू। और देखिए, भाषा को लेकर बिहार उत्तर प्रदेश के खिलाफ जिस तरह से राज ठाकरे ने जहर उगले हैं, उसको लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। सत्ताधारी दलों से लेकर विपक्ष तक ने राज ठाकरे पर निशाना साधा है और कहा है कि इस तरह की नफरती बोली की भारत जैसे देश में कोई जगह नहीं है और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए। राज ठाकरे जी का बयान सिर्फ असंवैधानिक नहीं, बल्कि देश को तोड़ने वाली मानसिकता का खुला इजहार है। हिंदी बोलने वालों को लात मारने की धमकी देना महाराष्ट्र का अपमान है, भारत का अपमान है। यूपी बिहार के श्रमिकों की मेहनत से मुंबई खड़ी है, उन्हें बाहरी कहना कृतज्ञता है। भाषा कोई हथियार नहीं, सांस्कृतिक सेतु है। देखिए, हिंदी बोलने पर लात मारने की बात करने वालों पर जब कानून का कोड़ा चलेगा तो होश ठिकाने आ जाएगा। ये लोग जो नफरत बांटने वाले लोग हैं, जो क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर आतंक फैलाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को मानसिक अस्पताल में भर्ती करना चाहिए। बिहार के लोग किसी प्रदेश पर भार नहीं बनते हैं, बल्कि वहां का बोझ उठाते हैं और वहां के विकास में अपना प्रमुख योगदान देते हैं। राज ठाकरे अब अपनी राजनीति के गिनती के दिन गिन रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। राज ठाकरे को ऐसी भाषा से बचने की मेरी सलाह है। भाषा उस तिकड़मी दरिंदे का कौर है जो सदन में कुछ और है, सड़क पर कुछ और है। महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर हिंसक राजनीति की शुरुआत की बाल ठाकरे ने। बाबा नागार्जुन ने लिखा बाल ठाकरे बर्बरता की खाल ठाकरे, लेकिन उस बाल ठाकरे को ताकत दी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की जोड़ी ने। महाराष्ट्र में बिहारियों के खिलाफ हिंसा का वातावरण इन्हीं लोगों ने मिलकर बनाया और आज तुम धमकी दे रहे हो लात मारेंगे। शर्म आनी चाहिए तुमको। भाषा के नाम पर देश को तोड़ने वाले, धर्म के नाम पर देश को तोड़ने वाले, क्षेत्र के नाम पर देश को तोड़ने वाले, ऐसे लोगों को यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और आइए अब आपको खबर जहानाबाद से बताएं, जहां आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव का एक वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कुछ लोगों से गाली गलौज की भाषा में बात कर रहे हैं। चुनाव के दौरान वोट को लेकर वे लोगों से बात कर रहे थे और इसी दौरान सुरेंद्र यादव हर लाइन में गाली निकाल रहे थे। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जब लोगों ने विकास को लेकर उनसे सवाल किया था तो वो भड़क गए और कहने लगे कि यहां से 15,000 यादव का वोट उनके विरोधी को मिला है। चंद्रिका यादव दिया वोट, प्रमुखवा दिया खोल के वोट, आम आदमी टोटल वोट उसको मिला है, जानते कितना? 15,000 यादव खाली वोट। आज जानिएगा तब भाई। ठीक है सर, क्या करिए तो उसमें क्या करते भाई, मुंह
क्या का करते वोट देने। इस गांव से ये गाँव का नाम लिया और तोर गाँव तो फर्स्ट मान ही दिया, तोर गाँव कहाँ बोल रहे हैं और अपने गाँव पर कहा ला। और देखिए इधर आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव की गाली गलौज पर सियासी घमासान मच गया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तीखे शब्दों में इसकी आलोचना की है और ये पूछा है कि क्या आरजेडी ने ऐसे बिगड़ैल सांसदों को इस तरह से गाली गलौज की छूट दे रखी है क्या? अगर छूट नहीं है तो आरजेडी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। बीजेपी नेता और बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने भी सुरेंद्र यादव पर पलटवार किया है और ये पूछा है कि क्या यादव का मतलब सिर्फ लालू सुरेंद्र यादव ही होता है क्या? राजद लंपट संस्कृति का पर्याय रहा है और दे छनौटा की ले छनौटा। माननीय सुरेंद्र यादव जी उसके शिकार रहे हैं। चूंकि सुशासन में कोई डरता नहीं है तो एक व्यवसायी समूह पर धौंस दिखा रहे थे गया में, ले छनौटा की दे छनौटा। और जो वीडियो वायरल हुआ उसमें इस सच को स्वीकारा गया कि अब लालू यादव और तेजस्वी यादव का यादव समुदाय, हालांकि जाति का नाम लेना सही नहीं है, लेकिन उस समुदाय पर भी एकाधिकार वोट का नहीं रहा, वह टूट गया, छत बिछत हो गया। तो बेचैनी में तड़प रहे हैं। पुत्र का राजनीतिक रूप से हार जाना, अपने प्रभाव क्षेत्र में छनौटा का सामना करना पड़ा, तो सारी भाषाई दबंगई जो है वह जनता पर निकाल रहे हैं। अरे जनता नीतीश कुमार जी के राज में निर्भीक है। आपको वोट के छनौटा से आपको दुरुस्त कर दिया, लेकिन हमारी उम्मीद यह है कि क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट का तो राउज एवेन्यू ने तमगा दिया है। क्या भाषाई लंपट का भी नामाकरण आप राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सांसद के आगे कर दिया जाए तो कोई हमको लगता है आपत्ति राजद को नहीं होना चाहिए। नहीं तो राजद स्पष्ट करे कि ऐसे बयान से वो सहमत है। इस ढंग का बयान दिया जाता है। जिस तरीके से जो वीडियो एक वायरल हो रहा है, भाषा की मर्यादा नजर नहीं आ रही कहीं। राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सांसद हैं बाबू सुरेंद्र यादव जी ही। राष्ट्रीय जनता दल का जो आज भी वजूद है कुछ भी, तो इस यादव समाज ने ही रखा है। और सुरेंद्र बाबू भी यादव समाज के वोट से ही जीत के आते रहे हैं और उनका भी जो अस्तित्व है यादव समाज पर ही निर्भर है। और उनका पुत्र खड़ा हुआ था बेलागंज से, हार गया, हालांकि कौन जिताया भी वहां की जनता यादव को ही। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब केवल यादव, सुरेंद्र यादव का मतलब केवल यादव और कोई यादव नहीं है। तो ये ऐसे भाषा का प्रयोग करने वाले, हमको लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल ने छूट दे रखा है उनके नेतृत्व ने, गाली दीजिए। अगर नहीं दिया है अपने छूट, कार्रवाई कीजिए। और देखिए बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने भी गाली की भाषा में बात करने वाले राष्ट्रीय जनता दल सांसद सुरेंद्र यादव पर पलटवार कर दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। जहानाबाद के आरजेडी सांसद का असली चेहरा सामने आ गया है। चुनाव में हार मिली तो जनता को गालियां दी जा रही है, बहन बेटियों पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है। यह लोकतंत्र नहीं, आरजेडी की गुंडागर्दी और संस्कारहीन राजनीति है। जनादेश का सम्मान करने के बजाय जनता को डराने की कोशिश की जा रही है। भाजपा साफ कहती है बिहार की जनता गाली नहीं, विकास और सुशासन चाहती है। सांसद तुरंत माफी मांगे और कानून इस पर सख्त कार्रवाई करे। और एक अच्छी खबर, बिहार में अपराधियों पर नकेल कसने और पुलिस की कार्यशैली में बदलाव के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। पुलिस को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी के आदेश पर पटना में आज से 2 दिन की पुलिस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है और पुलिस मुख्यालय में इस बैठक को रखा जा रहा है। गृह सचिव से लेकर डीजीपी और सभी प्रभाग के एडीजी, आईजी के अलावे जिले के एसएसपी, एसपी और सिटी एसपी से लेकर सर्कल इंस्पेक्टर तक को बुलाया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी थाने के अधिकारी भी इस समीक्षा बैठक में शामिल होंगे, जुड़ेंगे। मंगलवार तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में पुलिस को हाईटेक बनाने, पब्लिक फ्रेंडली बनाने के साथ साथ अपराधियों में खौफ पैदा करने पर मंथन किया जाएगा।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम नीतीश कुमार बिहार की यात्रा पर 16 जनवरी से निकलने वाले हैं और इस यात्रा का नाम रखा गया है समृद्धि यात्रा। यात्रा की शुरुआत हर बार की तरह पश्चिम चंपारण से शुरू होगी। यात्रा में नीतीश कुमार विकास कार्यों का जायजा लेंगे। यात्रा में नीतीश कुमार जनता से संवाद भी करेंगे और साथ ही जीविका दीदियों का भी हालचाल जानेंगे। सीएम नीतीश समृद्धि यात्रा के जरिए विकास योजनाओं की हकीकत जानेंगे। भविष्य की योजनाओं को गति देंगे सीएम नीतीश कुमार और यात्रा में जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। इस यात्रा में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य पर सीएम का फोकस होगा। सीएम नीतीश कुमार जिले में परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। तो कई मायनों में ये यात्रा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी से समृद्धि यात्रा पर निकलेंगे और इस यात्रा के जरिए बिहार के मुख्यमंत्री बिहार के सभी जिलों का दौरा करेंगे। वे विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत को देखेंगे, आम लोगों से सीधे बातचीत करेंगे। यात्रा के तहत 17 जनवरी को वो मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जन संवाद भी करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां बड़ी शुरू कर दी गई है। बड़े स्तर पर ट्रक, पंडाल, सामग्री लेकर गांधी मैदान पहुंच भी चुका है। मुख्यमंत्री चंपारण वासियों को कई योजनाओं की सौगात देंगे। जीविका आशा दीदियों से भी सीधा संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17 जनवरी को समृद्धि यात्रा के दौरान पूर्वी चंपारण के इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में पहुंचेंगे। और देखिए, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। गांधी मैदान में जो ट्रक है, जो पंडाल बनाने हैं, उसके लेकर तैयारी जो है वो अब शुरू हो गई है। और इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार जनसंवाद करेंगे। कई कार्यक्रम तय हुए हैं। मोतिहारी के कुंवरपुर में भी जाएंगे, सीताकुंड धाम जाएंगे, बाजार समिति का जीर्णोद्धार हुआ है उसका भी उद्घाटन करेंगे। लेकिन सबसे मुख्य कार्यक्रम जो है इसी गांधी मैदान में है। और देखिए, जो बड़े बड़े पंडाल बनाए जाएंगे उसको लेकर तमाम गाड़ियां जो है वो पहुंच गई है और उसी पंडाल का निर्माण भी होगा। काफी लोग यहाँ जुटेंगे और मुख्यमंत्री लोगों से संवाद करेंगे। बताइए कि आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग पटना से आए हैं। तो क्या मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर? जी, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, उसी के सिलसिले में आए हैं। कब तक क्या पंडाल उंडाल का सामान है? ये हैंगर है, जर्मनी हैंगर, वो बनेगा और 17 तारीख को वो आएंगे। 17 को सभा करेंगे? जी, सभा करेंगे। तो आप लोग कितने गाड़ी से आए? अभी तो 4 गाड़ी हैं फिलहाल, फिर उसके बाद आएंगे सब। क्या नाम है आपका? माजिद आलम। देखिए, यही 4 ट्रकें जो है, बड़ी बड़ी ट्रकें जो है वो पहुंच गई है और बस 17 तारीख का इंतजार है, जब 17 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित, जनसंवाद करेंगे और जनसंवाद में तमाम लोगों से बात करेंगे। खासतौर पर एनडीए की सरकार बम्पर जीत हुई है, एनडीए की सरकार बनी है। वैसी स्थिति में जीविका दीदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस चुनाव में। तो वैसी स्थिति में जो जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार जीविका दीदियों तो संवाद करेंगे, संभवतः आशा दीदियों तो संवाद करेंगे। और वैसी स्थिति में तमाम लोग 17 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में जन संवाद करेंगे। अनीश कुमार, न्यूज 18 मोतिहारी। तो देखिए, नीतीश कुमार एक बार फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं। 16 जनवरी से मुख्यमंत्री की 16वीं यात्रा शुरू हो रही है, जिसे समृद्धि यात्रा का नाम दिया गया है। लेकिन पिछले 21 साल में अगर देखें तो नीतीश कुमार इसके पहले भी 15 यात्राएं कर चुके हैं। देखिए, नीतीश कुमार ने कब कौन सी यात्रा की शुरुआत की है, तारीख दर तारीख आपको बताते हैं, साल दर साल। पहले 2005 से इस यात्रा की शुरुआत की गई। 12 जुलाई को उन्होंने यात्रा की शुरुआत की, जिसका नाम था न्याय यात्रा। बढ़ते आगे, 1 जनवरी 2009 को उन्होंने विकास यात्रा शुरू की थी, पूरे बिहार में घूमे थे। 17 जून 2009 धन्यवाद यात्रा, इस यात्रा की शुरुआत उन्होंने 17 जून को की थी। नाम बदलता गया, तारीख बदलती गई, लेकिन यात्राएं नहीं रुकी। 25 दिसंबर 2009 को प्रवास यात्रा पर निकले थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 28 अप्रैल 2010 को विश्वास यात्रा पर निकले नीतीश कुमार। 9 नवंबर 2011 सेवा यात्रा करने के लिए नीतीश कुमार निकल पड़े और 19 सितंबर 2012 को अधिकार यात्रा के लिए नीतीश कुमार निकले। वहीं 5 मार्च 2014 को संकल्प यात्रा उनकी तरफ से की गई। वहीं 13 नवंबर 2014 संपर्क यात्रा इस दौरान की गई। इसके आगे अगर हम बात करें तो 9 नवंबर 2016 की तारीख में उन्होंने निश्चय यात्रा निकाली थी।
तो देखिए, साल बदलता रहा लेकिन यात्राएं रुकने का नाम नहीं ली। 12 दिसंबर 2017 को उन्होंने समीक्षा यात्रा की। वहीं 3 दिसंबर 2019 को जल जीवन हरियाली पर्यावरण संरक्षण के लिए यात्रा की शुरुआत उनकी तरफ से की गई थी। 22 दिसंबर 2021 समाज सुधार यात्रा भी नीतीश कुमार की तरफ से निकाली गई। वहीं 4 जनवरी 2023 की बात करें तो समाधान यात्रा एक बार फिर से निकाली गई। 23 दिसंबर 2024 प्रगति यात्रा पर निकले और अब 16 जनवरी 2026 की बात करें तो समृद्धि यात्रा करने के लिए नीतीश कुमार निकल रहे हैं और बार बार जनता के बीच जाकर जनता से सीधा संवाद करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। बढ़ते आगे, मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। कोहरे की वजह से भीषण हादसा हो गया है। कई गाड़ियां आपस में टकरा गई है। हादसे में एक एम्बुलेंस भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 5 से ज्यादा गाड़ियों के बीच टक्कर हुई है। 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। इलाज के लिए सभी को SKMCH अस्पताल भेजा गया है। केवटसा चौक के पास NH 27 पर 4 लेन पर यह हादसा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोहरे की वजह से ये भीषण हादसा हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रियांक, क्या कुछ जानकारी है? कैसे हादसा हुआ? कितने लोग जख्मी हैं? क्या स्थिति है अभी वहां पर? जी, बताया गया है कि कोहरे की वजह से कई गाड़ियां टकराई। हालांकि पुलिस के द्वारा यह भी बताया गया है कि एक एम्बुलेंस ही दुर्घटनाग्रस्त हुई है और वहां पे कई गाड़ियां जो है उसके टकराने की बात कही जा रही है। एम्बुलेंस ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई है और 2 से 3 लोग जख्मी हुए हैं जिन्हें SKMCH में भेजा गया है इलाज के लिए। वह एम्बुलेंस में सवार थे और यह जो पूरी घटना है वह भीषण कोहरे की वजह से हुई है। गायघाट प्रखंड के बेनीवा थाना क्षेत्र के केवटसा चौक की घटना है जो दरभंगा 4 लेन है, उस पर यह सुबह यह हादसा हुआ है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कोई भी विशेष हताहत नहीं है। 2-3 लोग जो हैं वह जख्मी हुए हैं लेकिन वह सब जो है वह ठीक है अभी फिलहाल। प्रियांक, क्या गाड़ियों को रास्ते से अभी हटा लिया गया है? आवागमन सुचारू है? जी, पुलिस ने इसमें तत्परता दिखाई है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली कि घटना हुई है तो उसके बाद जो है गाड़ी जो एम्बुलेंस सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त है। हालांकि वहां पे कोई गाड़ी नहीं है, सभी आंशिक रूप से टकराई थी और मेन जो है वह एक एम्बुलेंस जो है वह बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुई थी। उसे भी वहां से साइड कर दिया गया है ताकि आवागमन किसी तरीके से बाधित ना हो। सब कुछ फिलहाल सामान्य स्थिति में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, दरभंगा से एक बड़ी खबर आ रही है। दरभंगा की महारानी का निधन हो गया है। 94 साल की उम्र में महारानी का निधन हो गया। महारानी काम सुंदरी देवी का निधन हुआ है। कुछ दिन से बीमार चल रही थी। महाराजा कामेश्वर सिंह की तीसरी पत्नी थी और उनका निधन हो गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको उनके दिखा रहे हैं। दरभंगा की महारानी का निधन, 94 साल की उम्र में निधन हुआ है और महारानी काम सुंदरी देवी का निधन हो गया। आपको बता दें कि लंबे वक्त से बीमार चल रही थी और बीमार होने की वजह से आज जिंदगी की जंग हार बैठी। महाराजा कामेश्वर की तीसरी पत्नी थी ये, जिनका निधन हुआ है। बढ़ते आगे, अगली खबर पटना से है जहां फुलवारी शरीफ के जानीपुर थाना क्षेत्र के मुरादपुर में महिला की गोली मारकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतका की पहचान जहानाबाद निवासी माला देवी के रूप में की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में ये मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। नगर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम का गठन कर CCTV कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही है। जल्द ही खुलासे का दावा भी किया गया है। और देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज ये लॉन्चिंग की तस्वीर, दिव्य दृष्टि सैटेलाइट की लॉन्चिंग की जा रही है। अंतरिक्ष में भारत की ऐतिहासिक उड़ान है इसरो का PSLV C62 मिशन लॉन्च, जहां से अंतरिक्ष से आसानी से धरती पर निगरानी रखी जा सकेगी और इसीलिए इस सैटेलाइट का नाम भी अलग रखा गया है, दिव्य दृष्टि रखा गया है, जिस दिव्य दृष्टि के साथ ये धरती पर अपनी नजर बनाए रखेगी। तो अंतरिक्ष में भारत की ये ऐतिहासिक उड़ान है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारत की ऐतिहासिक उड़ान को लेकर इसरो का PSLV C62 मिशन लॉन्च किया जा रहा है और लोग जो वहां पर मौजूद हैं उनके चेहरे पर आप उत्साह देख पा रहे होंगे, खुशी देख पा रहे होंगे। उत्साहित हैं इस प्रमोशन को देखने के लिए। हम उड़ान से
45 सेकंड की दूरी पर। -45 seconds. -40 seconds. HPP open. -35 seconds. -30 seconds. Real time programs activated. -25 seconds. HPP open. -20 seconds. -15 seconds. RCD Barrow. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. S139 motor and both strap-ons ignite. Here's the pillar of Lift fire off normal. meets the P1 tracking. canvas of P2 blue. tracking. PSLV P2 tracking. C62 P2 carrying tracking. the umbilical P4 tower, a tracking. majestic liftoff. PSLV C62 प्रमोचन यान का सफलतापूर्ण उत्थापन प्रथम प्रमोचन मंच से और बढ़ चला है अपने उद्देश्य कक्षा की ओर। इस मिशन को पूरा करने के लिए EOS N1 उपग्रह उद्देश्य कक्षा की ओर। Shah ground station is tracking presently for 70 seconds after a lift of the S139 motor and the two strap-ons will together develop thrust. प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। यान अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। Shaft to engine main auto. Both strap-ons separated. It is a confirmation from the Range Operations Director that the strap-on models have been separated from the ongoing launch vehicle. However, the core S139 motor continues to burn and develop thrust. दोनों स्ट्रैप-ऑन बूस्टर को यान से पृथक कर दिया गया है तथा कोर बूस्टर अभी भी प्रज्वलित है। Shah station continues to track and Trivandrum station beginning to acquire trajectory data. इस दौरान कोर बूस्टर 4800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है और यान का दिशा निर्धारण करते हुए उद्दिष्ट कक्षा की ओर जा रहा है। Second stage ignited. +2 minutes. प्रथम चरण को यान से पृथक कर दिया गया है तथा द्वितीय चरण प्रज्वलित हो चुका है। The first stage has completed its operation. The relative velocity at this time is 1.7 kilometers per second. Current altitude is 93 kilometers. द्वितीय चरण तो आप